खबरें जो आपको सीधा जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम। बेटियों को, हमारे बच्चों को कैसे कल को सेफ है, यस, सवाल ये सबसे बड़ा सवाल यही है। ये घटना हुई है, उस घटना के बाद पुनरावृत्ति न हो उस घटना की घटना हुई और है। कैसे हमारी बेटियां बाहर जाएंगी। देखिए, घटना हुई है, ये हमारी सबसे सफल बड़ा सवाल है। अनावरण होना है। सफल अनावरण होने के बाद उसको तकनीकी एविडेंस पर, ये इमोशंस पे आए बिना केवल तकनीकी एविडेंस के आधार पर बढ़िया सजा कराना से और रुकेगा नहीं। और रही बात दूसरी सवाल का, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया, ये मैं क्लियरली बताता हूँ। समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया, ठीक है ना। मैं ठेका नहीं लिया, लेकिन ये बड़ा ही गिन सोच है कि लोग ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इन सब चीजों में। मैं कहाँ बोला ऐसे आदमी को तो फांसी मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बोल रहे हो मैंने वो धर्मेंद्र। लेकिन आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी थी। नंबर 1 कि उत्तराखंड समेत पूरे देश में महिला अपराध में यूं अचानक बढ़ोतरी क्यों हो गई। आखिर क्या कारण है कि हमारे पुलिस प्रशासन का जो डर, जो भय व्याप्त होना चाहिए अपराधियों में, विकृत मानसिकता के इन अमानवीय लोगों में, इन जघन्य अपराध करने वालों में, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वो अपराधियों को 24 घंटे में या 2 दिन के अंदर पकड़ ले रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अपराधियों को अपराध के बाद जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं, चाहे गैंग रेप की हो, चाहे मर्डर की हो, उसके बाद पकड़ना और पीठ थपथपाना चाहिए, या इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए, या ये घटनाएं ना हो समाज में, इसकी कोशिश या इसकी पहल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का गैंग रेप होता है और हत्या होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसका गैंग रेप हुआ है, क्योंकि जो हालत में डॉक्टर की बॉडी मिली है वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वहीं देश में एक भूचाल आया और तमाम हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, सब हड़ताल पर चले गए। लेकिन ऐसे में उसके तुरंत बाद उत्तराखंड में 2 दिन बाद ही उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक महिला नर्स के साथ उसी तरह की घटना उतनी ही इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं विलंब के लिए माफ़ी चाहती हूँ, असुविधा के लिए। तो उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में एक महिला नर्स जो थी, उसका भी इसी तरह से गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अभी हम उस सख्ते से उभरे भी नहीं थे और पुलिस प्रशासन समझ ही रहा था पूरे केस को कि आईएसबीटी में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ रोडवेज की बस में, खाली बस में 5 लोगों ने एक एक करके दुष्कर्म कर डाला और उसको बदहवास हालत में वो उतार के चले गए। उसके अलावा आज के समाचार पत्रों में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से खबर आई है कि एक किशोरी जो भर्ती थी उसके साथ छेड़खानी की प्रयास किया गया, दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसके अलावा पिथौरागढ़ से खबर आ रही है कि एक छात्रा जो 9वीं कक्षा की थी, उसके साथ चौकीदार ने छेड़छाड़ करी और फिर उसकी लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। वो आज भी जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है बच्ची। तो एक के बाद एक, और इससे ठीक पहले लगभग 25-26 जून की घटना है कि हरिद्वार के बहादुराबाद में 13 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया। भाजपा के जो सत्तारूढ़ दल है उत्तराखंड में, भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के ओबीसी विभाग के सदस्य सैनी ने, और गैंगरेप हुआ उस बच्ची के साथ और उसकी भी हत्या कर दी गई। उससे पहले मुख्यमंत्री आवास में एक सुलेखा नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों की, अभी तक उसके कारणों का पता नहीं चला। उसके अलावा गणेश जोशी जो मंत्री हैं, यहाँ उनके घर के बाहर एक सार्वजनिक डस्टबिन है, वहां पर एक महिला क्षतविक्षत हालत में पाई गई। तो कहीं ना कहीं अपराधों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, और कहीं ना कहीं दर्दनाक हैं ये सारे वाकये।
और तो और एनसीआर भी कहता है कि उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 महिला अपराध में है और पूरे देश में 6ठे पायदान पर है। अब आप देखिए कि उत्तराखंड सरकार की संवेदनहीनता कि 3 दिन का सत्र गैरसैंण में रखा है। पहले दिन दिवंगत जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको श्रद्धांजलि देने में चला जाएगा, कंडोलेंस हो जाएगा। शैला रानी रावत जी केदारनाथ से अभी ऐसे में शैला रानी रावत जी को श्रद्धांजलि होगी पहले दिन सत्र के। दूसरे दिन जो है अनुपूरक बजट है, क्योंकि तो राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, वो बजट टेबल किया जाएगा और मात्र 1 दिन बचता है चर्चा परिचर्चा के लिए। उत्तराखंड में आज हर लिहाज से आपदा आई हुई है, चाहे वो भारी बरसात की आपदा हो, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, भूधसाव, ये सारी घटनाएं तो हमारे लिए जैसे आम बात हो गई है। तो ये आपदा के ऊपर चर्चा होनी है कि कितने क्या आंकड़े रहे, कितने लोग लापता चल रहे हैं, कितने मलबे में फंसे हुए मिले, कितने यात्री सकुशल घर लौटे, कितने गए थे, कितने वापस लौटे, ये सारा आंकड़ा वहां मैं ये अपेक्षा करती हूं कि मांगा जाएगा और सरकार जवाब देगी, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड की जनता के सामने कोई आंकड़ा नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर दूसरी आपदा आई है वनाग्नि को लेकर। यहाँ 1500 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए, 1 दर्जन मानव जाति की हानि हो गई, वो भी जल गए जो आग बुझाने गए थे। करोड़ों की सरकारी संपत्ति नष्ट हो गई। उद्यान घोटाले का पर्दाफाश यहाँ सीबीआई ने किया। सीबीआई के पास उद्यान घोटाले की जांच थी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ बहुत करोड़ों का बंदरबांट हुई है उद्यान विभाग में। उसके अलावा चाहे आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें कि 1600 करोड़ रुपया आया, कहाँ गया। उसके अलावा अगर आप नगर निगम की बात करें कि आए दिन नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। और तो और बातें होनी है भू कानून के बारे में, बातें होनी है मूल निवास के बारे में, लोकायुक्त के बारे में, तमाम तरह की बातें होनी है सत्र के अंदर। लेकिन सत्र की अवधि मात्र 3 दिन रखी गई है, यानी कि या तो सरकार के मंत्री तैयारी करके नहीं आते, इसलिए भी सरकार अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए 3 दिवसीय सत्र करना चाहती है, ताकि पब्लिक डोमेन में जो नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो ना सार्वजनिक हो जाए और पब्लिक डोमेन में सरकार की किरकिरी इस वजह से ना हो जाए कि अपने ही विधायकों के या विपक्षी विधायकों के सवालों के जवाब मंत्री नहीं दे पाए। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड यही है कि मंत्री बिना होमवर्क के आते हैं और सवालों के जवाब उनके पास होते नहीं। महिला अपराध पर भी बढ़ चढ़कर उत्तराखंड कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो हल्ला बोल करेगी सदन के अंदर। ऐसी बातें कही जा रही हैं और होनी भी चाहिए। ये एक व्यापक विमर्श का सब्जेक्ट है, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सख्त से सख्त कानून आने बहुत जरूरी है, क्योंकि 78 साल हमारी आजादी को हो गए, लेकिन अभी तक महिलाओं को हम सुरक्षा देने में, जो आधी आबादी है उनको सुरक्षा देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। और ऐसे में मैं आपके समक्ष इसलिए आई हूं कि उधम सिंह नगर के एसएसपी का बयान अभी मेरे पास आया कुछ देर पहले, और वो बयान सुनने लायक बयान नहीं है। वो बयान मनोबल तोड़ने वाला है, वो बयान हिम्मत तोड़ने वाला है। बहुत हसरत, बहुत ख्वाहिशों और बहुत उम्मीदों के साथ हम पुलिस प्रशासन की ओर देखते हैं। जब इस तरह से आपराधिक घटनाएं होती हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं होता अदर देन टू ट्रस्ट आवर पुलिस। तो हमारे पास चारा है भी नहीं, तो हमारी उम्मीदें जितनी हैं वो पुलिस प्रशासन से बधी हुई हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ तो रहा है, लेकिन अपराध क्यों हो रहे हैं, ये जो यक्ष प्रश्न आपके और मेरे मन में चल रहा है, इसका जवाब उनके पास होगा या वो खोजेंगे। इस मनोकामना के साथ हम लोग पूरी जिम्मेदारी या उम्मीद पुलिस प्रशासन से लगाते हैं। लेकिन जो कप्तान हैं उधम सिंह नगर के, उन्होंने वहां एकत्रित जो क्षेत्रीय भीड़ थी महिला नर्स मामले में, क्योंकि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आता है साथियों, तो महिला नर्स के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जो अमानवीय कृत्य हुआ, उसके तहत क्षेत्रीय जनता उनको घेर कर खड़ी थी और उनसे कुछ सवाल पूछ रही थी। उस जनता को वो कहते हैं कि समाज में फैले दरिंदों का ठेका अकेले पुलिस प्रशासन ने नहीं ले रखा है।
चलिए माना आपने अकेले नहीं भी ले रखा है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मानती हूँ कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देते हैं वो माता पिता पे जिम्मेदारी होती है, हमारे ऊपर भी अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन वो कहावत है ना, गुण ना हो तो गुड़ जैसी बात तो कर दो। इस समय उत्तराखंड जिस सदमे में है, जिस सख्ते में है, और जो उसका पूरा मनोबल तार तार हो रखा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको आपको संबल देना चाहिए था, उसको आपको हमें उम्मीद देनी चाहिए थी, आपको हमें आश्वासन देना चाहिए था, आपको हमें सांत्वना देनी चाहिए थी कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। भले ही हमें भी पता है कि अपराध निर्भया के बाद हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतना सख्त रूल बनाया, पॉक्सो एक्ट लाए, उसके बाद भी कोई कमी नहीं आ रही है, दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं। हम भी समझते हैं इस बात को कि अपराध इतनी जल्दी रुकेंगे नहीं, लेकिन कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप ये तो कह सकते हैं कि हम नहीं होने देंगे। आप सीधे ये कह दे रहे हैं कि समाज के दरिंदों का ठेका हमने नहीं ले रखा है, तो फिर किसने ले रखा है? फिर कौन निकल जाए सड़कों में? अपनी बच्चियों की और अपनी रक्षा करना अब यानी कि कुल मिलाकर हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग सिर्फ मोटी तनख्वाह लेंगे और कुर्सी गर्म करेंगे। बहुत ही निंदनीय बयान है, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और मैं कप्तान साहब से कहना चाहती हूं कि आपके इस एक बयान ने आपका मॉडस ऑपरेंडी जो है उसको उजागर कर दिया, आपकी मानसिकता को उजागर कर दिया, कलई खोलकर रख दी कि उत्तराखंड सरकार कितनी सजग और कितनी जागरूक है महिला अपराधों को लेकर। अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा है, तो आप बस मुझे ये बता दीजिए किसके पास ठेका है, हम उसके पास चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे वहां देर रात 1 बजे पुलिस आई नोटिस देने के लिए। मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कि बहुत मुश्किल काम होता है पुलिस प्रशासन का, बहुत मुश्किल काम होता है। न होली मना पाते, न दिवाली मना पाते, न रक्षाबंधन न मना पाते, हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं देखती हूँ, और क्योंकि मैं भी एक यूनिफॉर्म वाले की पत्नी हूँ तो मुझे पता है कि देश के लिए योगदान कितना रहता है। एक आध आम यदि पेटी में खराब हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी पेटी उठाकर फेंक दी जाए। तो मैं समझ सकती थी कि ये कहीं ना कहीं एक चूक हुई है प्रशासन से, इसलिए मैं आप लोगों की अदालत में आई भी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी है प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाना। एक मुख्य प्रवक्ता, मुख्य विपक्षी दल की होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मैं दूसरों की दुख और तकलीफ को आप लोगों के समक्ष लाऊं और रखूं और अपडेट करूं। तो मुझे खुद स्वयं नहीं अच्छा लगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याएं आपके साथ साझा करूं। पूर्व में की गई हैं तो वो मुझे एक गलती की तरह लगती हैं। पूर्व में मैंने शायद जितनी भी मेरे ऊपर FIR हुई उनको लेकर मैं आपकी अदालत में आई, और मुझे बाद में पुनरावलोकन करने के बाद, आत्मावलोकन करने के बाद मुझे वो अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा कि मैं अपनी बात करूं आपके साथ। लेकिन एक चूक होता है और एक पाप होता है। चूक किसी से भी हो सकती है, हम इंसान हैं। जो मेरे साथ रात को 1 बजे पुलिस आई वो एक चूक थी, एक भूल थी, कहीं ना कहीं संवादहीनता थी, कम्युनिकेशन गैप था पुलिस प्रशासन के अंदर कि मुझे नोटिस देने के लिए तो कहा गया, लेकिन रात को, आधी रात को 2 ये नहीं कहा गया था। किसी अति उत्साही पुलिस अधिकारी ने अपनी ओर से रात को 1 बजे पुलिस भेज दी। वो रही बात एक तरफ, ये चूक थी। लेकिन ये जो SSP का बयान है ये पूरे समाज को झकझोर देने वाला है, ये हमारी हिम्मत को, हमारी रीढ़ को तोड़ देने वाला है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। आप सिर्फ अपने एक वक्तव्य से जो पुलिस कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं उनको बट्टा नहीं लगा सकते। आप पुलिस प्रशासन को एज अ होल मलाइन नहीं कर सकते, डिफेम नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट टू डू दैट। ठेका आपका था, आपका है और आपका रहेगा। अगर कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभलती तो फिर आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। चाहे प्रदेश में हत्या हो रही हो, डकैती हो रही हो, लूट हो रही हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हो, दैट इज योर्स एंड सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्सेस।
keep in mind, next time you open your mouth, please be more sensible. नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि। खबरें जो आपको सीधा जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।